मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। और केमिकल चेंज हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको एप्पल का केस बताया था, बनाना का केस बताया था, मिल्क का भी मैंने आपको केस बताया था। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हम देख के बता सकते हैं कि हाँ रिएक्शन हुई है। जैसे एप्पल को जब हमने बाहर छोड़ दिया कुछ देर के लिए काट कर, तो क्या हुआ कि वो वाइट से उसका कलर कुछ ब्राउन हो जाता है। बनाना का कलर चेंज हो गया, तो हमने ये देख के बता दिया कि हाँ इसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुए होंगे जिसकी वजह से इनके कलर में चेंज आ गया। या दूध अगर फट जाता है तो हम ये देख के बता सकते हैं कि दूध फट गया, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से ये दूध खराब हो गया। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पर हमें कुछ ऐसे प्रूफ चाहिए होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्चुअल में हो रही है। तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में प्रोसीड कर रही है? तो स्टूडेंट, पहला होता है चेंज इन स्टेट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो इनिशियल स्टेट्स रही होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अगर प्रोडक्ट बनने पे वो चेंज हो जाती है स्टेट, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर स्टेट में चेंज आया है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगी चेंज इन स्टेट। यहाँ पर स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, CO को हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ। तो स्टूडेंट, ये जब रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? CH3OH बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मेथनॉल। और ये तो गैस थी, दोनों गैस स्टेट में इन्होंने रिएक्ट किया, इन्होंने क्या बना लिया? इन्होंने बना लिया लिक्विड। तो अब स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस इंटर पार्टिकल स्पेस को अगर हम कम कर दें, यानी कि पार्टिकल्स को अगर हम पास ले आए, तो क्या होगा? वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? या तो हम टेम्परेचर को कम कर दें और या फिर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें। गैस के ऊपर हम प्रेशर लगाएं तो वो क्या होगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जब आप रिएक्शंस को लिखा हुआ देखेंगे तो उनके ऊपर इस तरह से 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो वो शो करता है रिएक्शन की कंडीशंस को कि वो जो रिएक्शन है वो कितने प्रेशर पर, टेम्परेचर पर हो रही है, या फिर अगर उस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो वो भी यहाँ पर लिखा जाता है। तो क्योंकि ये रिएक्शन गैस रिएक्टेंट से यहाँ पर आपको लिक्विड में चेंज करना था, तो ये जो रिएक्शन होती है ये हाई प्रेशर पर रिएक्शन करवाई जाती है, और यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो होता है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टूडेंट, ये तो हुआ स्टेट चेंज का, जहाँ पर हमने देखा कि गैस से जो है वो लिक्विड बना। दूसरा हमारा ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो वो होता है चेंज इन कलर। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आयरन जो है Fe लिया और Fe का रिएक्शन करवा दी कॉपर सल्फेट के साथ। CuSO4 को हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसका जो इनिशियल कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। ठीक है, अब हम कॉपर सल्फेट का बनाते हैं पहले एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर मैं कॉपर सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्ट कर दूं तो वो हो जाएगा उसका एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया कॉपर सल्फेट का, जो कि ब्लू कलर का था इनिशियली, उसको हमने आयरन के साथ रिएक्ट करा दिया। जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ कि ये जो कॉपर और सल्फेट के बीच में बॉन्ड बना हुआ था,
ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। मैंने आपको बताया था कि जब रिएक्शन होती है तो बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों का जो बॉन्ड था वो हो गया ब्रेक। अब कॉपर ने क्या किया, वो बिल्कुल अलग हो गया सॉलिड फॉर्म में, और आयरन ने SO4 के साथ बॉन्ड बना लिया और ये बन गया फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट जो आपका बनता है, ये जो फेरस सल्फेट है इसका जो कलर हो जाता है चेंज, और ये जो पहले ब्लू था ये अब हो जाता है ब्लूइश टू ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया, यानी कि जो ये प्रोडक्ट बना, नया प्रोडक्ट जो बना इनके कॉम्बिनेशन से, इसका कलर कैसा हो गया, अब ये कलर हो गया चेंज, और जो कॉपर था वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है वो ये शो करती है कि किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं जब वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो कलर कैसे चेंज होता है। तो अगर कलर में चेंजेस होते हैं तो वहां पर होती है केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट थर्ड जो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी वो है चेंज इन टेम्परेचर। जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स के आपस में मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है, कई बार ऐसा होता है कि वहां पर हीट जो है वो रिलीज होती है और टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कैसे करता है, जैसे जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं क्विक लाइम, और वो होता है सॉलिड। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैंने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब ली हमने और उसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उस कैल्शियम ऑक्साइड में हमने थोड़ा सा वाटर डाल दिया। तो जब हमने वाटर डाला तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना हमारा स्लेक्ट लाइम, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जब बनता है तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है और आपको गर्मी फील होती है। जब आप लैब में ये एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स करेंगे तो आप देखिएगा कि जब हीट आती है तो आपको थोड़ा सा गर्मी फील होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ। टेम्परेचर कैसा हो गया, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टूडेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि वहां पर हीट जो है वो रिलीज हो रही है। इसी तरह से कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनको कराने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से जो हीट है वो प्रोवाइड करानी पड़ती है, और जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं रिएक्टेंट्स को और रिएक्शन प्रोसीड करती है तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम और डिटेल्स में लेटर ऑन क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट एक और चेंज होता है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, और वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी प्रेसिपिटेट क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है इसको हम एक रिएक्शन से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास है लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये दोनों होते हैं सॉल्यूशंस, ये दोनों सॉल्यूशंस होते हैं। तो जब हमने क्या किया कि हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर ये लेड नाइट्रेट है और इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को बाहर से टेस्ट ट्यूब के थ्रू डाल दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैंने रेड कलर का दिखाया हुआ है ये मैंने सॉलिड आपको दिखाया हुआ है, और ये PbI2 जो होता है इसका एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाता है, और ये येलो कलर का होता है जो प्रेसिपिटेट बनता है PbI2 का, वो होता है सॉलिड येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और वो टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके आपका बैठ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा कि आपके पास दो सॉल्यूशन थी, एक था लेड नाइट्रेट का, दूसरा था पोटेशियम आयोडाइड का, और जब उन दोनों सॉल्यूशन को आपने ऐड किया तो क्या हुआ, आपके पास प्रेसिपिटेट बन गया। और जो प्रेसिपिटेट होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, टाइट होता है, टाइट बनता है ये, और ये सॉलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास हमने क्या चेंज देखा कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रही है, यानी कि ये शो करता है कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है। इसी तरह से स्टूडेंट एक और चेंज होता है जो मैं आपको बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ। और वो जो चेंज होता है
वो कहलाता है इसमें होता है फिफ्थ चेंज होता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें गैस इवॉल्व होती है, गैस रिलीज होती है। तो ऐसी ही एक रिएक्शन मैं आपको बताऊंगी, ये है जिंक Zn। ये जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और ये H2SO4 होता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब ये जिंक ग्रेन्यूल्स काम करते हैं तो क्या होता है कि ZnSO4 बनता है और आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम समझें तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया, हमने जिंक के ग्रेन्यूल को कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया और हमने उसमें क्या किया कि जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 था, यहाँ पर आप डाइल्यूट HCl भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 हमने उसमें ऐड कर दिया और उस कॉनिकल फ्लास्क को हमने ऊपर से कॉर्क लगा के बंद कर दिया। तो हम देखते हैं कि जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और Zn जो है वो SO4 के साथ नया बॉन्ड बना लेता है और जो ये हाइड्रोजन है ये क्या करता है, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, और ये आपस में बॉन्ड बना के हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो जब हम हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और उस हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं या बर्नर थोड़ा सा ले जाएं तो क्या होता है स्टूडेंट, आपको पॉप्ड साउंड आती है, जैसे आपकी जो पॉप साउंड होती है उसकी एक आवाज़ आती है आपको। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो स्टूडेंट इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है यानी कि किसी गैस का रिलीज होना, किसी रिएक्शन में गैस का रिलीज होना, ये शो करता है कि वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है और केमिकल रिएक्शन जो है वो हुई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करूँगी और लेटर ऑन क्लासेस में मैं आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना बताऊंगी। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपके पास कहीं पे रिएक्शन में 2 लगता है, 4 लगता है, 3 लगता है, तो वो कैसे लगता है आप याद तो कर नहीं सकते सारी रिएक्शंस बनती कैसे हैं, होती कैसे हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, वो भी मैं आपको लेटर ऑन क्लासेस में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।